तो है गाइस, वेलकम बैक टू माय यूट्यूब चैनल। तो लेकर आ गया हूँ स्वेलर स्टार नेक्स्ट नॉवल के एपिसोड नंबर 46 को लेकर। तो चलिए शुरू करते हैं। तो जैसा कि हमने पिछले एपिसोड में देखा कि यहाँ पे कैसे आ चुके होते हैं एल्डर जियान यहाँ, जो कि लू फेंग को अपनी तरफ बनाने के लिए लाए होते हैं, क्योंकि उन्हें लू फेंग की औकात के बारे में पता था कि लू फेंग किस खेत की मूली है और उनका कैसा पूरा का पूरा खेत बर्बाद कर सकता है। वैसे ही आ गया होता है और वो उसकी तारीफ करते हुए कहते हैं कि आपने एक ही रात में यूटियानी और ब्लड क्लाउड बंदे को मार दिया है, जिससे कि हम आपके स्ट्रेंथ को साफ ये जान सकते हैं कि आपने अपने स्ट्रेंथ को हमारे जनरल यागो से ज़्यादा पा लिया है। अब लू फेंग कहता है कि यहाँ पे जनरल योगी अपने सिटीजन के बारे में केयर करते हैं और इसी कारण वो ब्लड क्लाउड से स्केप कर गए, वरना वो नहीं भागने वाला था। अब देखो एल्डर जियान कहते हैं कि हाँ, जो बैटल हुई थी योगी और ब्लड क्लाउड में, यहाँ पे वो यांगफेंग पवेलियन में भी बेची जा रही होती है। कोई भी बता सकता है कि ब्लड क्लाउड की स्ट्रेंथ बहुत ज़्यादा थी, लेकिन हम लोग आपको भी एडमायर करना चाहते हैं और हमारे सेक्ट मास्टर ने पहले ही ऑर्डर कर दिया है कि हमें आपको ऑफेंड नहीं करना है। तो ये सुनकर लू फेंग स्माइल करते हुए कहता है कि आपके सेक्ट मास्टर तो सच में बहुत ही काइंड है। यहाँ पे मोयू किनयान भी इन सब चीज़ों को सुन रहा होता है और वो पूरी तरह से हैरान हो जाता है जब वो कहते हैं कि यहाँ पे उनके सेक्ट मास्टर भी उनसे दूर रहने की बात कर रहे होते हैं। जिल एल्डर जियान कहते हैं कि इस वक्त हमारा हार्ट शैडो सेक्ट यहाँ पे आया है ताकि हम लोग अपने लिए सर्वाइव करने के लिए पैलेस को ढूंढ सकें। यहाँ पे अभी सर्वाइव कर पाना हमारे सेट के लिए बहुत ही मुश्किल का सामना है। लू फेंग चुपचाप सुन रहा होता है, जिसके बाद वो आगे कहते हैं कि अब सर्वाइव करने के लिए हमारा जो डिस्पर्स है वो आपको किसी भी कीमत को देने को तैयार है, बस आप हमारे इन मसलों में मत आइए। तो ये सुनकर लू फेंग हंसने लगता है। यहाँ पे वो कहता है कि मैं ना किसी यू नेशन का गवर्नमेंट के अंदर आता हूँ, ना ही मैं सी किंगडम के अंदर आता हूँ। मैं बस यहाँ पे कल्टिवेटर हूँ जो कि वॉन्डर करता है। आखिरकार बात रही मदद की, तो यहाँ पे वॉन्डरिंग कल्टिवेटर्स के लिए उनके लिए रिसोर्सेज ही सबसे बड़ी बात होती है। अगर यहाँ पे आपके पास रिसोर्सेज हैं तो मैं यहाँ पे रिफ्यूज़ नहीं करने वाला हूँ। लू फेंग भी जानता था कि आगे वाला पार्टी किस इंटेंशन से आया हुआ है। तो एंडल जियान कहते हैं कि इनफ रिसोर्सेज आपको हायर करने के लिए, तो बताइए आखिरकार आप कितने में हायर होना चाहिए। तो लू फेंग कहता है कि मैं सबको ट्रीट करता हूँ, यू नेशन ने मुझे बहुत ही बेनिफिट दे दिया है, इसलिए मैंने ज़्यादा कुछ नहीं उनसे मांगा। अगर आप हर शैडो सेक्ट मुझे हायर करना चाहते हैं तो यहाँ पे 2 बिलियन कॉस्मोस सैंड सफिशिएंट होंगे। अब देखो लू फेंग ने सिटी लॉर्ड से 1 बिलियन मांगे होते हैं क्योंकि उन्होंने भी मदद की होती है, लेकिन यहाँ पे लू फेंग इन सबसे 2 बिलियन मांग रहा होता है। अब ये देखकर उस सेल्डर के तो चेहरे की तितलियाँ उड़ जाती हैं, क्योंकि 2 बिलियन कॉस्मोस सैंड्स बहुत ज़्यादा होती हैं और ये उन लोगों के लिए बहुत ही ज़्यादा होती है। और आप लू फेंग कहता है मैं सिर्फ एक वॉन्डरिंग कल्टिवेटर हूँ, अगर आप मुझे ये दे पाएँ तो मैं इसके बारे में सोचूंगा। वो कहते हैं कि ये कन्वर्जेशन आप देखा जाए तो बहुत ही ज़्यादा होता है, 2 बिलियन इसके लिए बिलियन जियान कहता है मैं समझता हूँ, लेकिन हमारे सेट डिस्पर्स के लिए भी रिसोर्सेज जुटा पाना इतना भी आसान नहीं होता। यहाँ पर हमें पता है कि इस दुनिया में टहलते रहने घूमते रहने पर हमें स्ट्रॉन्ग लोगों का सामना करना पड़ता है। और वो कहते हैं कि जो आपके पास स्ट्रेन है, क्या आप मेरे साथ स्पार करने की ज़रूरत करेंगे, क्या आप इसमें इंटरेस्टेड है। तो लू फेंग कहता है स्पार करना है, कोई बात नहीं, हम लोग ज़रूर करेंगे। तो एल्डर जियान कहता है तो फिर ठीक है, हम लोग बाहर यहाँ पे अरेंज कर देंगे। तो लू फेंग कहता है कि वो बाहर जाने की क्या ज़रूरत है, हम अपने मेंशन में ही इसको कर सकते हैं, यहाँ पे बहुत बड़ी जगह है। तो एल्डर जियान कहते हैं कि मुझे डर है कि हमारे स्पार से आपका मेंशन तबाह हो सकता है। तो लू फेंग कहता है कि अगर यहाँ पे डैमेज भी हुआ तो आपको पे करने की ज़रूरत नहीं है। तो वो कहते हैं कि अब तो आप बहुत ही जनरस है। अब दिखाया जाता है लू फेंग अपने मेंशन में आ जाता है, जहाँ पे अभी 2 पावरफुल इटर्नल ट्रू गॉड में फाइट होने वाली फाइट, ऐसा रियल वाली फाइट, मतलब ऐसे समझ लो फ्रेंडली फेयर फाइट होने वाली है। जहाँ पे लू फेंग उनके सामने आता है और कहता है प्लीज़। अब एल्डर जियान अपने हाथों को फ्लिप करते हुए अपने पास से ब्लैक स्पाइक को निकालते हैं, जिसमें कि कोई भी विजुअल सीक्रेट पैटर्न्स नहीं था और उसकी चमक भी बहुत ज़्यादा होती है। जहाँ पे लू फेंग भी अपने तलवार, अपने सॉर्ड्स, अपने वेपन्स को निकाल लेता है। अब एल्डर जियान को लगता है कि यहाँ पे लू है उनका कुछ भी नहीं कर सकता, भले ही वो पावरफुल है, लेकिन लू है
2 बिलियन कॉस्मिक सैंड्स के लायक नहीं है। और वो जानना चाहता था कि लू फेंग कितना सच में स्ट्रांग है या फिर नहीं, क्योंकि उसी के हिसाब से तो लू फेंग को पैसे देने के बारे में वो सोचेंगे या फिर नहीं। वहाँ पे लू फेंग भी अपने लाइफ एंड डिस्ट्रक्शन डोमेन को रिलीज करता है, उस पर अटैक करने लगता है। अब वो बंदा लू फेंग पे अटैक करता है, लेकिन घंटा फर्क नहीं पड़ता। लू फेंग वहाँ से 1 इंच रुकता भी नहीं, खसकता भी नहीं है। और उसके ऊपर ग्रे प्रोटेक्टिव रॉब लगी हुई होती है, जिसके कारण उस पर आर्मर लगी हुई होती है। तो देखा जाए तो ये पावरफुल टेक्निक होती है ब्लड क्लाउड से। लेकिन लू फेंग इस 5 इराज में बहुत ज़्यादा पावरफुल हो चुका होता है, जिसको जानकर एल्डर जियान भी पूरी तरह से अविश्वसनीय में रह जाते हैं कि उसकी अटैक से तो लू फेंग को फर्क भी नहीं पड़ा होता है। लू फेंग कहता है, इनक्रेडिबल आपकी पावर तो सच में मेरे डोमेन को तोड़ने में कामयाब हो पाई, मेरे रोप को भी तोड़ दी, यहाँ तक कि मुझे थोड़ा सा जख्मी भी कर दिया होता है। देखो उन्होंने अपने पावरफुल अटैक को यूज़ किया होता है, लू फेंग के डोमेन को तोड़ दिया होता है और साथ में उसके ऊपर जो आर्मर होता है उसको भी ब्रेक कर दिया होता है, उसके स्किन तक समझ लो चला ही गया होता है। अब यहाँ पे एल्डर जियान इमेंस प्रेशर को फील करने लगते हैं, क्योंकि यहाँ पे उन्हें पता था कि उन्होंने जो अपने गॉड किंग लेवल से इनहेरिटेंस से जो 6 डिस्ट्रक्शन ऑफ रून टेक्निक को ये लिया हुआ था, वो इतना पावरफुल है कि वो किसी भी नॉर्मल इटर्नल ट्रू गॉड को मारने की काबिलियत रखता है। लेकिन यहाँ पे सिर्फ उसके वो स्किन तक को ही भेद पाए होते हैं, जिसके कारण वो पूरी तरह से हिल जाता है। लू फेंग कहता है कि चलो अब मेरी बारी है, और लू फेंग उस पर अटैक कर देता है और चाहो तब धमाके होने लगते हैं। और वहाँ पे लू फेंग अपने पाम से अटैक किया होता है, जैसा कि आपने अभी बैटल थ्रू द हेवन के सीरीज़ में देखा होगा। जैसा लू फेंग अपने उस पाम टेक्निक को यूज़ करता है, वैसे ही लू फेंग ने भी अपने पाम टेक्निक को यूज़ करके उस पर अटैक करता है, जिसका नाम 10-fold इन्फिनाइट ब्लेड और 9 ब्लेड्स ऑफ ब्रेकिंग द वर्ल्ड होता है। और उसकी पावर बहुत ज़्यादा इमेंस होता है, वो बहुत ही चाहो तब धमाके होने लगते हैं। और दिखाया जाता है कि ये सीन देखकर एल्डर जियान पूरी तरह से स्टन हो जाते हैं, क्योंकि उन्हें ये समझ में आ जाता है कि लू फेंग के पास इन्फिनाइट डिवाइन बॉडीज मौजूद हैं, इसके रियलम उनसे भी ज़्यादा है। अगर वो किसी कल्टिवेशन ब्लड लाइन कल्टिवेशन पाथ को फॉलो करे तो वो बहुत ही आगे निकल जाएगा। और लू फेंग कहता है कि हर्ट हाई एल्डर, आपकी टेक्निक तो सच में बहुत ही फॉर्मिडेबल है, मुझे अपने अल्टीमेट मूव्स को यूज़ करना पड़ गया, क्या आपके पास कोई और टेक्निक है? तो वो कहते हैं इसकी कोई ज़रूरत नहीं है, मैं आपका कोई भी मुकाबला नहीं कर सकता हूँ। अब वो जान चुके थे कि लू फेंग आखिर क्यों सेक्ट मास्टर से दूर रहने को बोल रहे होते। तो लू फेंग कहता है बहुत खूब। अब एल्डर जियान वहाँ से अपने 2 डिस्पर को लेकर निकल जाते हैं, क्योंकि यहाँ पर अब ज़्यादा कुछ बचा नहीं होता है। लू फेंग अपने नीचे आ जाता है और सोचने लगता है कि अब क्या किया जाए। देखा जाए तो और कुछ किया भी नहीं जा सकता, सिर्फ इंतजार के अलावा ही। और मरोसा भी कहता है कि ये हर्ट आई एल्डर तो थोड़ा पावरफुल था, वो ब्लड क्लाउड से थोड़ा सा पावरफुल था, लेकिन घंटा फर्क पड़ता है। लू फेंग 5 राज में स्ट्रांग हो गया था कि वो इसका आसानी से सामना कर सकता था। और फिर दिखाया जाता है हमें हार्ट शैडो सेट के अंदर के बंदे को, जो कि आ चुके होते हैं। और वहाँ के बंदे जो लीडर होते हैं वो उस बंदे से पूछते हैं कि हर्ट आई एल्डर, क्या आप सच में लोहे से विजिट करने गए थे? मैंने सुना है कि आप उससे फाइट भी किए हैं। तो वो कहते हैं कि मैंने वहाँ पर रिक्वेस्ट तो किया था, लेकिन उसने डिमांड किया था कि मुझे 2 बिलियन कॉस्मोक सैंड चाहिए ताकि मैं इंटरफेयर ना करूँ, और ये बहुत ज़्यादा प्राइस है इसके लिए। और वहाँ पर उसकी डिवाइन बॉडी में से ज़्यादा स्ट्रॉन्गर भी नहीं है। अब यहाँ पे अभी भी उस एल्डर को ये लग रहा होता कि वो लू फेंग से अगर सीरियस होकर फाइट करता, अपने सबसे पावरफुल टेक्निक को यूज़ करता, तो वो लू फेंग को हरा सकता है। लेकिन लू फेंग ने तो अपने पावर का यूज ही कहाँ किया होता है कि वो वहाँ पे उसको हरा पाता। अब देखो यहाँ पे वो सब इन सब के बारे में सोचता और कहता है कि 2 बिलियन इतना वर्थ इट नहीं रखता है लू फेंग अभी के हिसाब से। और अब फिर हमें दिखाया जाता है जहाँ पे हार्ट शैडो सेक्ट मास्टर फेंग को अपने यांग फेंग पवेलियन के पास जाते हैं, क्योंकि वो भी चाहते हैं कि यांग फेंग पवेलियन इसके बीच में ना पड़े, क्योंकि वो जानते थे इसकी पावर के बीच में आखिर कितना ज़्यादा गैप है। देखो वहाँ पे फिर से एल्डर एक पूछते हैं एल्डर जियान से कि आखिरकार लू फेंग ने क्या उसकी बात मानी? तो वो कहते नहीं, वो एंग्री नहीं हुआ। तो ये जानकर वो एल्डर्स भी इरिटेट हो रहे होते हैं, क्योंकि यहाँ पे उनके प्लान के बीच में लू
लुओ फेंग आ सकता था। ये उसके एक वाइल्ड कार्ड एंट्री की जैसा है जो कि आकर कभी भी उनके प्लान को बर्बाद करके चला जा सकता है। उनके सालों उनके इराज के सारे अब सब लोग डिस्कशन करने लगते हैं कि हमें क्या करना चाहिए, क्योंकि अगर यहाँ पे लुओ फेंग बीच में आया तो उनके प्लान में कुछ दिक्कत आ सकती थी, लेकिन वो कर भी क्या सकते थे। अब एल्डर्स को जब पता चलता है कि वो 2 बिलियन मांग रहा है तो वो हैरान हो जाते हैं और कहते हैं कि वो खुद को समझता क्या है, और अभी के मर्तबा वो इसको छोड़ देते हैं कि जो आगे जो होगा उसको हम लोग देखा जाएगा। अगर वो बीच में आएगा तो उसे भी हम लोग नहीं छोड़ने वाले, पूरा आर्मी से उस पर अटैक कर देंगे। अब देखा जाए तो यहाँ पे फिर से वही सारी बकवास वाली सीन हो जाती है जहाँ पे वही 5 एल्डर्स चिंतित कर रहे होते कि हमें क्या करना चाहिए। वही लुओ फेंग बड़े ही आराम से भी पी रहा होता है और सोच रहा होता है कि आखिर देखा जाए आगे क्या होने वाला है, उन्हें कुछ ना कुछ करना चाहिए। और लुओ फेंग अभी बैठा है ताकि फिर से सिटी लॉर्ड का कॉल आता है और यहाँ पर लुओ फेंग कहता है कि सिटी लॉर्ड आप फिर से मेरे पास क्यों आ रहे। तो सिटी लॉर्ड उससे पूछता है कि ज़्यादा लंबे अरसे नहीं, लेकिन तुम्हारे पास अभी स्ट्रॉन्ग फ्लक्चुएशन आ रही थी, क्या हार्ट शैडो से तुमसे मिलने आई थी। तो लुओ फेंग कहता है हम, तो कहते हैं कि आखिरकार कैसा रहा इस बार। तो लुओ फेंग कहता है अच्छा खासा, वो ब्लड क्लाउड से स्ट्रॉन्गर है। तो यहाँ पे वो पूछते हैं सिटी लीडर कि लुओ ही बताओ, अगर तुम्हारा 1v1 फाइट हुआ तो क्या तुम एल्डर जियान को मार सकते हो। तो लुओ फेंग कहता है कि हाँ, उसको मैं सप्रेस तो कर सकता हूँ, लेकिन इसको मारना थोड़ा डिफिकल्ट हो सकता है। तो सिटी लॉर्ड हैरान हो जाते हैं क्योंकि यहाँ पे हार्ट डेमन नाइट एल्डर जियान हार्ट डेमन नाइट को कमांड कर रहा होता है। अब देखो यहाँ पे लुओ फेंग अगर 1v1 से फाइट किया तो वहाँ पे लुओ फेंग बड़ी आसानी से हरा सकता है, लेकिन एल्डर जियान यहाँ पे ग्रुप के साथ फाइट करते वो एक हार्ट डेमन काइट जो कि एक ट्रेजर होता है उसके साथ, जो कि आर्मी में हम सब जैसे जानते हैं कि कैसे एक आर्मी का यूज़ करके एक ट्रेजर को कंट्रोल किया जाता है, उसको कंट्रोल करके फाइट करते हैं। और लुओ फेंग बोल रहा था कि उस ट्रेजर को कंट्रोल करते हुए भी लुओ फेंग उसको मार सकता है, बस थोड़ी सी परेशानी होगी। और यही था। अब लुओ फेंग कहता है कि यहाँ पे उन्होंने मुझे रिक्रूट करने की कोशिश कर रहे थे, जिसके कारण मैंने उन्हें 2 बिलियन कॉस्मिक सेंट्स की मांग की थी। तो ये सुनकर वो कहते हैं कि लुओ हिम तुम बहुत ही फेयर हो, तुमने हमें अपनी प्राइस को कम बताया और उनको ज़्यादा। अब देखो यहाँ पे वो लुओ फेंग फिर से कहता है कि ठीक है आप देखना जो भी करना। वो सिटी लॉर्ड भी कहते हैं कि मैंने मार्कस को क्या दिया है, ज़रूर इसका जवाब देंगे। तो लुओ फेंग कहता है कि मैंने ज़्यादा प्राइस को हाई सेट नहीं किया है, यहाँ पे आपने अभी तक किसी चीज़ को एग्री नहीं किया है, लेकिन मेरी जो स्पारिंग थी उन्हें उससे मेरी कदर वैल्यू पता चल गई होगी। हो सकता है कि वो यहाँ पे हो सका लुओ फेंग को यहाँ पे घंटा फर्क नहीं पड़ता कि कौन हारे कौन जीते जब तक कि वो इन सब मसलों में ना है। लेकिन जैसा कि हमें पता है कि लुओ फेंग यहाँ पे कैसा है, लुओ फेंग को इस युद्ध के बीच में तो आना ही पड़ेगा। अब देखो लुओ फेंग चाहता था कि वो जितने जल्दी हो सके 1 बिलियन कॉस्मिक सेंट्स को पाले ताकि वो अपने आप को जल्दी से केओस लेवल में ट्रांसफॉर्म कर सके। अब जैसे ही वो केओस लेवल में जाएगा उसके लिए रिसोर्सेज मिलना और भी आसान हो जाएगा, लेकिन जैसा हमें पता है कि हर बार रिसोर्सेज की कमी हो ही जाती है। और अब फिर हमें दिखाया जाता है उन सारे सेट का बंदे को जो कि बाकी सब जगह अटैक करने लगते हैं, वहाँ पे चारों तरफ तबाही मचाने लगते हैं और वहाँ पे कई सारे 9 जियांग मार्केस पे भी अटैक कर रहे होते हैं, वहाँ पे एक एक करके सबको मार रहे होते हैं। समझ लो तो चारों तरफ तबाही का मंजर होता है, सिर्फ लुओ फेंग और बाकी सारे 5 ग्रेट्स और सिटी लॉर्ड्स का भी मेंशन ही सेफ बचा हुआ होता है। चारों तरफ ही तबाही हो रही होती है। अब देखा जाए तो हिवांग में पूरी तरह से आग लगी हुई होती है, सब लोग इसको रेसिस्ट करने की कोशिश कर रहे होते हैं और वो वहाँ पे सबको सरेंडर करने को कह रहे होते हैं। तो इस सबको स्किप कर रहा हूँ क्योंकि यहाँ पे ऐसा समझ लो कि जैसे कोई आर्मी अटैक करता है तो सबको लूट रहे होते हैं, सबको कब्जे में कर रहे होते हैं, वैसे ही वो यहाँ पे कर रहे होते हैं। वो उन सारे पावरफुल फोर्सेस को छोड़ के अभी नॉर्मल फोर्सेस को तबाह कर रहे होते हैं। अब देखो ऐसे ही सिलसिला चल रहा होता है, लेकिन कब तक चलेगा, वहाँ पे वो ऐसे ही आगे बढ़ रहा होता है। सब लोग यहाँ पे वो कहते हैं कि जल्दी से हमें उन चारों मेन सिटी गेट्स पे कमांड को हासिल करना है। अब वो सारे गेट को भी सील करने लगते हैं और सबको मारने लगते हैं। जो क्लैन, वैसे ही कई सारे क्लैन्स होते हैं, उन सबको तबाह किया जाता है। तो इन सबको मैं स्किप कर रहा हूँ क्योंकि यहाँ पे अभी फाइट हो रहा है। जो लोग भाग रहे होते हैं वो उन सबको मारने लगते हैं। फिर दिखाया जाता है कि वहाँ पे कई सारे
इटर्नल ट्रूगर्स भी फाइट कर रहे होते हैं, उन सब से लड़ने की कोशिश कर रहे होते हैं। डीचू भी होता है, ऐसे कई सारे बंदे होते हैं जिसका मैं फिर से जिक्र नहीं लूँगा क्योंकि वही सेम सी रिपीट वाली बातें जो कि युद्ध के समय होती है वो सबको मार रहे होते हैं। अब यहाँ दिखाया जाता है कि वो लोग इन सब के बारे में सोच रहे होते हैं कि आखिर हमें क्या करना चाहिए। सब लोग आपस में मदद मांग रहे होते हैं कि हमें कैसे भी बचा लिया जाए। साफ साफ तबाही हो रही होती है, समझ तो एक कंप्लीट मॉस्केयर हो रहा होता है और सब लोग कमज़ोर पे अटैक करके उसको मार रहे होते हैं। अब देखो हमें सिटी हार्ट शैडो साइड को दिखाया जाता है जो कहता है कि चलो देखते हैं कि ये पूरा का पूरा ह्यूआंग सिटी कब तक अपने आप को बचाता है। वहाँ पे वो किसी भी इटर्नल ट्रूगर्स या फिर वॉइड ट्रूगर्स को नहीं छोड़ रहे होते हैं, बल्कि वो यहाँ पे समझ लो तो नॉर्मल बंदे को मार रहे होते हैं। किसी 8 मेजर ब्रांचेस को नहीं छू रहे होते हैं और वो सबके डिस्पर्स हर जगह अटैक करने लगते हैं। और हमें दिखाया जाता है युआन वो पवेलियन का, जहाँ पर भी अटैक हो जाता है और वहाँ पर भी अटैक्स होने लगते हैं, सारे बंदों को मारा जा रहा होता है। देखो अभी के हिसाब से ये एपिसोड यहीं पे ख़त्म करते हैं क्योंकि नेक्स्ट एपिसोड में हम लोग देखने वाले हैं कि यहाँ पे कैसे फाइट होने वाला है और यहाँ पे लू फेंग भी इंटरफेयर करने वाला है। क्योंकि देखो हमने ये जाना है कि लू फेंग के कई सारे यहाँ पे जान पहचान के हैं, जैसे कि यांग फेंग पवेलियन ने देख लो, यांग फेंग पवेलियन में तो अटैक नहीं करेगा। वहाँ पे म्यूजिक वाली एल्डर को देख लो, अलोया का देख लो, डिस्पल लू फेंग का जो डिस्पल है उसके भाई को देख लो, यहाँ पे सैंग टियानयान के डिस्पल्स को देख लो। अगर लू फेंग को पता चला कि यहाँ पे उन पे भी अटैक हुआ है तो लू फेंग छोड़ने वाला कैसे है, और जबकि ये सेट के बंदे सबको मार रहे होते हैं तो यहाँ पर लू फेंग का भी बीच में आना ही बनता है। और अगर नेक्स्ट एपिसोड में देखेंगे लू फेंग की एंट्री को, कैसे लू फेंग आके अपने पूरे मंजर को ही बदल देता है, कैसे वो इस पूरे के मूवमेंट को ही बदल देता है, तो नेक्स्ट एपिसोड सच में बहुत ही धमाल होने वाला है। तो मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में, तब तक के लिए बाय।